बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के आपके जे 2024 से लेकर 2019 के 100 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों आपको प्लॉट दिया हुआ है, आपको बताना है डाया मैग्नेटिक के लिए कौन सा आपका प्लॉट होने वाला है। तो मैग्नेटाइजेशन एम और मैग्नेटाइजेशन फील्ड की अगर मैं बात करूं तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है एम इज इक्वल टू माइनस सी एच यहाँ पर होता है डाया मैग्नेटिक में। तो नेगेटिव स्टेट लाइन मेरे को देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों ये पॉजिटिव स्टेट लाइन आपको यहाँ पर पैरामैग्नेटिक में मिल जाएगा। इसके बाद ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कैसे बनता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है। तो फिर मैग्नेटिक के लिए ये दोस्तों आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। डायामैग्नेटिक के लिए दोस्तों आपका कैसा बनेगा, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन बनेगा। फेरोमैग्नेटिक के लिए ऐसा कुछ आपका ग्राफ बनेगा, शुरू में बढ़ेगा उसके बाद रुक जाएगा। आ कैपेसिटर इज connected to a 20 volt battery through a resistance of 10 ohm. It is found that the potential difference across capacitor rises to 2 volt in 1 microsecond. तब आपको बताना है कैपेसिटेंस क्या दोस्तों आपका होगा। तो चार्जिंग हो रही है यानी कि V इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये दोस्तों मेरा यहाँ पर हो जाएगा। V मेरा दोस्तों क्यू बाई सी होता है। V इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। सबकी वैल्यू रखेंगे, सी दोस्तों मेरे यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है स्टेडी स्टेट में क्या करंट आपका आएगा। तो स्टेडी स्टेट में अगर मेरे को करंट बताना है तो फिर एल में दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिंपल वायर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिंपल वायर हो जाएगा, यानी कि कोई भी दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा इंडक्टर नहीं देगा। तो यहाँ पर बिंदास आपका दोस्तों करंट फ्लो आपका करने वाला है। तो अगर करंट फ्लो करेगा तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका दोस्तों करंट फ्लो करेगा मतलब यहाँ पर आपका सिंपल यहाँ पर ऐसा होने वाला है 3 और 3 आपके दोस्तों पैरेलल में आपके 1 हो जाएंगे और 2 1 सीरीज में दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। तो V बाई आर करके हाँ हम दोस्तों यहाँ पर करंट निकाल लेंगे तो 10 एम्पियर का मेरा करंट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू 20 कॉस 2 इंटू 10 की पावर 10 टी। ये मेरे को दिया हुआ है, आपको बताना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ का क्या होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते कैसे हैं, किसी भी मीडियम में आपकी अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपकी क्या होती है, सी की वैल्यू होती है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट की यहाँ पर वैल्यू होती है। अगर मेरे को किसी भी मीडियम में निकालना हो तो अंडर रूट म्यूम इंटू एप्सिलॉन एम। इसको दोस्तों जब हम डिवाइड कर देते हैं तो म्यू मेरा आ जाता है 3 और यही दोस्तों मेरा दोस्तों अंडर रूट म्यू ई बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपका होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ना, इसका स्क्वायर कर दूं तब मेरे को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर 9 मेरे को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ टू रेजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.8 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो दोस्तों 4 ओम और 4 ओम को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो फिर आपको भी पता है 2 ओम का आपका आ जाएगा। एरर वाला कैसे जोड़ते हैं तो फिर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि अगर मैं दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो -1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मतलब एक्स -1/x² होता है आपका 1/x का डिफ्रेंशिएशन। तो फिर यहाँ पर वही यहाँ पर हो जाएगा -dr/r का स्क्वायर इज इक्वल टू -dr1/r1 का स्क्वायर -dr2/r2 का स्क्वायर। अगर मैं दोस्तों माइनस माइनस काट लूँ सब मेरा कॉमन लेके तो फिर मेरा dr/r का स्क्वायर आ जाएगा मेरा dr1/r1 का स्क्वायर प्लस dr2/r2 का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रखेंगे, ये दोस्तों आपका dr आ जाएगा, ये दोस्तों आपका आसानी से हो जाएगा। इसके बाद द विड्थ ऑफ वन ऑफ द 2 स्लिट्स ऑफ अ यंग डबल स्लिट द एक्सपेरिमेंट इज 3 टाइम्स अदर स्लिट। तो फिर दोस्तों एक अगर d है तो दूसरा आपका 3d है। इसके बाद इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, यानी कि एम्पलीट्यूड दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लिट विड्थ के, यानी कि अगर d वाले का a है तो 3d वाले का क्या है 3 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का दोस्तों आपको ग्राफ यहाँ पर बताना है, आपको रेशियो यहाँ पर बताना है। तो आई मैक्स बाई आई मीन कैसे करूँगा मैं, अगर आई मैक्स है तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और अगर आई मीन है तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो a1 मेरा कितना था, a1 मेरा था x तो a2 हो गया था 3x, यहाँ पर a1 मेरा था x तो a2 हो गया था 3x। तो 4:1 और आपसे आई मीन बाई आई मैक्स पूछता है तो 1/4 का आपका रेशियो आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आपका दोस्तों
एक्स डायरेक्शन में है तब आपको दोस्तों Q1 बाई Q2 यहाँ पर बताना है। तो फिर यहाँ पर प्लस का Q1 है, यहाँ पर माइनस का Q2 है। प्लस का है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगी। और यहाँ पर अगर माइनस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास जाएगी। अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, सुनिएगा बात को, अगर एक्स डायरेक्शन में है तो इसको हम थीटा टू बोल लें, इसको हम थीटा वन बोल लें। तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है यानी कि यहाँ पर वाई में कोई भी फील्ड नहीं है, वाई वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो फिर यहाँ पर आएगा E1 साइन थीटा टू और यहाँ पर आएगा E1 साइन थीटा वन। तो फिर E2 साइन थीटा टू और E1 साइन थीटा वन आपके बराबर हो जाएंगे। थीटा मैं कैसे निकालूंगा, थीटा कैसे निकालेंगे, तो फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि √20। वैसे ही यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। साइन थीटा मैं कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करके, तो 4 अपॉन √20 मेरा साइन थीटा वन आ जाएगा। वैसे ही साइन थीटा टू भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो Q1 बाई Q2 का ये रेशियो आपका आ जाएगा। आपकी अगर दोस्तों दिया होता कि सिर्फ वाई में मैग्नेटिक फील्ड है तो एक्स वाली को 0 कर देते, यानी कि दोनों कट जाती। इसके बाद इन एन AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर R एंड इंडक्टर L आपको बताना है V1 और V2 आपको दिए हुए हैं। V2 अगर आपका 36 है तब दोस्तों आपको इंडक्टर का इंडक्टेंस यहाँ पर बताना है। तो V2 यहाँ पर मेरे को 36 दिया हुआ है और टोटल मेरे को दोस्तों 120 यहाँ पर दिया हुआ है और R भी मेरे को दिया हुआ है √91। तो V2 मेरा क्या होगा IR, यहाँ पर 120 मेरा क्या होगा I √XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरा XL यहाँ पर आपका ऊपर होता है और यहाँ पर आपका R होता है। तो फिर यहाँ पर मेरा XL ऊपर होगा, यहाँ पर आपका R होगा, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा √XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 120, तो I इंटू √R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यहाँ से मेरा दोस्तों मैं IR को लिख सकता हूँ 36, क्योंकि मेरे को V2 दिया हुआ है, मेरे को दोस्तों V2 दिया हुआ है, इसीलिए ये दोस्तों IR मेरा हो जाएगा। तो इसको मैं 36 लिख सकता हूँ। सॉल्विंग करेंगे I से I दोस्तों आपका कट जाएगा डिवाइड करने पर, और मेरे को सारी वैल्यू दी हुई है तो L मैं यहाँ से निकाल लूँगा। XL क्या होता है ओमेगा L, तो मेरे को L निकालना है, आपका XL नहीं निकालना। यहाँ पर ओमेगा क्या हो जाएगा 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 2πf आपका होता है ओमेगा, यानी कि 2π इंटू 60 120 पाई मेरा यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P टू दैट ऑफ पॉइंट Q। तो फिर दोस्तों यहाँ पर P की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रल B.dl करेंगे, तो इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू यहाँ पर ये BP इंटू इसका सरकमफेरेंस कितना हो गया 2π इंटू A/2 इज इक्वल टू μ0 इंटू पाई, इसका एरिया कितना हो गया A/2 का होल स्क्वायर पाई R स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर A स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से मेरा दोस्तों ये आपका μ0 A/4 जे कैप मेरा यहाँ पर हो जाएगा। Q के लिए भी ऐसा ही करेंगे, Q के लिए भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर इसका सरकमफेरेंस कितना आ गया 2πr, यानी कि 2π इंटू 2a इज इक्वल टू यहाँ पर मेरा Q है, तो फिर यहाँ पर μ0 इसका एरिया कितना हो गया पाई इंटू 2a का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, तो मेरा यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, आपको इसका दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव यहाँ पर बताना है। तो फिर यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है A साइन पाई इंटू 330t। अपने फ़ोन को लैंडस्केप में कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। तो साइन ओमेगा टी होता है, या यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है 330 पाई टी। फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होती है ओमेगा टी, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2πf टी। यहाँ पर साइन ओमेगा टी होता है ना, तो यहाँ पर 300 इंटू पाई टी है, तो 300 इंटू 30 पाई मेरा ओमेगा के बराबर है, यानी कि मेरा ये 2πf के भी यहाँ पर बराबर है। तो 165 हर्ट्ज की मेरी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियाई आपको दिया हुआ है 12 और 5। उसका न्यूक्लियस का मास आपको दिया हुआ है MO, अगर MP आपका मास ऑफ प्रोटॉन है और MN आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो फिर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ऐसा है 12 5, तो फिर इसमें प्रोटॉन कितने हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 5 इंटू MP। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए 7 होगा, क्योंकि टोटल 12 है, 5 आपके न्यूट्रॉन है, तो 7 आपके क्या हो गए
न्यूट्रॉन हो गए। तो ये हो गया आपके दोस्तों जो पार्टिकल्स हैं उनका मास, माइनस न्यूक्लियस का मास करेंगे तो डेल्टा एम ये मेरा आ गया, तो ये मेरा दोस्तों सी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये मेरी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आरएमएस वैल्यू की, मेरे को यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर बतानी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मेरी क्या होती है, आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट मेरा क्या होता है, वी नॉट बाई एक्स सी। आई नॉट मेरा क्या होता है, वी नॉट बाई एक्स सी, और आई आर एम एस मेरी होती है वी नॉट बाई रूट टू। तो वी नॉट बाई एक्स सी रूट टू। एक्स सी मेरा क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। एक्स सी मेरा क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। और यहाँ पर 110 रूट टू साइन ओमेगा टू साइन 100t दिया है, यानी कि 110 रूट टू का क्या आ गया, वी नॉट आ गया। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबकी वैल्यू रख देंगे ओमेगा इंटू सी। तो यहाँ पर आपको ओमेगा तो अब मिल ही जाएगा, साइन ओमेगा टी होता है साइन 100t दिया हुआ है, तो 100 ओमेगा आ गया। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर के निकाल लेंगे। आई आर एम एस क्या होगा, वी नॉट बाई रूट टू, मतलब आई नॉट बाई रूट टू, और आई नॉट क्या होगा, वी नॉट बाई एक्स सी। तो फिर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऑफ इमेज फ्रॉम राइट मोस्ट लेंस, यानी कि इस लेंस के हिसाब से हमको बताना है। यहाँ पर हम इस लेंस से शुरू करते हैं। तो एफ आपका 10 है, तो यू एफ अपॉन यू प्लस एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लेंस है। तो यू कितना है, -30, एफ कितना है 10, और -30 + 10 कितना हो जाएगा, -20। तो फिर यहाँ से 10 से 10 में काटूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। 15 कहाँ से आया, इस लेंस से आया। 15 कहाँ से आया, इस लेंस से आया। तो फिर इस लेंस से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये लेंस दोस्तों इसको लगेगा कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसने जहाँ इमेज बनाई इसको लगेगा कि वहाँ इस वाले का, कॉनकेव वाले का आपका दोस्तों क्या खड़ा है, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर खड़ा है। तो फिर ये दोस्तों फिर से इसकी इमेज बनाएगा। तो यू एफ, इसके लिए यू इस बार आपका +10 हो गया, यू इंटू एफ इसका कितना है, -10 अपॉन यू प्लस एफ। तो यहाँ पर यू प्लस एफ, तो यहाँ पर मैं u प्लस एफ करूंगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -10, ये यहाँ पर ये मेरा -20 यहाँ पर मेरा हो जाएगा। तो फिर ये मेरी आ गई 5, ये मेरा दोस्तों आ गया 5। तो फिर मेरा दोस्तों यहाँ पर मेरा 5 हो जाएगा। तो 5 कहाँ से आया, अब इस लेंस ने बताई तो इसके पोल से हम देखेंगे, तो 5 यहाँ से आया। तो 10 और 5 मेरे को बताना है राइट मोस्ट के हिसाब से। तो 10 और 5 15 सेंटीमीटर की दोस्तों यहाँ पर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको रिलेशन बताना है। तो फिर यहाँ पर ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर मेरा नॉर्मल है। तो फिर अगर मैं दोस्तों यहाँ पर देखूँ, तो फिर अगर मैं बी को कॉस थीटा ले लूँ, तो बी कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ए कॉस थीटा ले लूँ, तो ए कॉस थीटा भी मेरा दोस्तों यहाँ पर सी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दोनों मेरे क्या है, अपोजिट हैं, क्योंकि मैंने एक बार थीटा को ऐसे लिया है, एक बार थीटा को ऐसे लिया है। तो जब मैं जोड़ूंगा तो माइनस माइनस प्लस होके आपका 2 cos थीटा सी यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मेरा यहाँ पर b माइनस ए इज इक्वल टू 2 cos थीटा सी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू a माइनस 2a डॉट सी। तो यहाँ पर ये तो आप मैथ्स में पढ़ते ही हैं। इसके बाद एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर इन द स्फीयर। तो अगर मेरे को दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एक हॉलो स्फीयर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, यानी कि टोटल नेट चार्ज कितना है, 0 है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कैंसिल होकर नेट 0 है। मतलब दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 है। यहाँ पर ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट 0 यहाँ पर ये बोल रहा है, गलत बात है, 0 होता है। इफ़ आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर और क्यू आपका टोटल चार्ज है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्पेरिकल सरफेस ऑफ आर less than r is 0 but the electric flux passing through this closed spherical surface of r is not 0। तो फिर यहाँ पर अगर मैं दोस्तों बात करूँ, तो फिर यहाँ पे आपका फ्लक्स तो आपका 0 नहीं होगा, फ्लक्स तो आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दोस्तों यहाँ पर देखूँ पॉजिटिव चार्ज है, तो वो फ्लक्स तो दोस्तों आपका जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं आपका बाहर एक सरफेस बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों बात कर लूँ कि अंदर मेरे को देखना है, तो अंदर तो दोस्तों अगर चार्ज है तो अंदर तो आपका दोस्तों कोई भी यहाँ पर
चार्ज नहीं है तो कोई भी आपकी फील्ड नहीं आएगी। तो फिर ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स है। इसके बाद फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। सही बात है, एंगुलर साइज ऑफ इमेज आपका एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेंटीमीटर एंड हेंस इट सब्सटेंस अ लार्ज एंगल। सही बात है, अगर आप दोस्तों 25 डिग्री से कम में दोस्तों रखेंगे तब आपका लार्ज आपको यहाँ पर मिलेगा, तो तब आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो असर्शन और रीजन टू एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ वायर ऑफ 1 ohm हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाई 25%। तब आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये बहुत बार आपका पूछा जाता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, लेकिन हम ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारी लेंथ चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। लेकिन हमको एरिया को हम अगर कॉन्स्टेंट लेना चाहते हैं, दो चीज़ों के साथ डील नहीं करना चाहते, तो फिर A इंटू एल वॉल्यूम आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो रो एल स्क्वायर बाई वी एरिया इंटू लेंथ आपका दोस्तों क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये रो अगर मैंने L से मल्टीप्लाई कर लिए तो एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम हो गया। तो R1 मेरा क्या आ गया, रो एल स्क्वायर बाई वी। अगर मेरा दोस्तों 25% बढ़ गया, यानी कि L/4 आपका बढ़ गया, तो फिर टोटल कितना हो गया, 5L/4 हो गया। 5L/4 मेरा यहाँ पर हो गया। तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 मैं दोस्तों यहाँ पर कर दूंगा, तो फिर मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो R2 माइनस R1 बाई 100 यहाँ पर आप कर देंगे। अगर रिलेटिव पूछा है ना तो इनिशियल से दोस्तों आपको माइनस भी यहाँ डिवाइड भी आपको करना पड़ता है। तो R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, रिलेटिव पूछा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, देयर आर टू फिक्स्ड चार्ज स्फीयर P एंड Q रिपेलिंग ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, अ थर्ड न्यूट्रल स्फीयर इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज स्फीयर। आपको बताना है नया स्फीयर क्या होगा। तो फिर अगर मेरे पास एक P है एक Q है, वो एक दूसरे को 16 न्यूटन फोर्स से आपका रिपल कर रहे हैं, बीच में कोई दूसरा रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का चार्ज भी सेम रहेगा, न्यूट्रल है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है, बाद में भी 16 न्यूटन का ही यहाँ पर फोर्स लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एन एम मीटर कंसिस्ट ऑफ द 240 ओम गैल्वेनोमीटर एंड 10 ओम शंट रेजिस्टेंस। तब आपको एम मीटर की रीडिंग यहाँ पर बतानी है। तो फिर मेरे पास एम मीटर ऐसा है कि दोस्तों उसके पास 240 ओम का गैल्वेनोमीटर है और 10 ओम का कैसा है, शंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का नेट कितना हो जाएगा, 240 इंटू 10 अपॉन 240 प्लस 10, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये मेरा 240 बाई 25, ये दोस्तों मेरे यहाँ पर आ गया 9.6। और दोस्तों ये अगर मेरा 9.6 आ गया तो फिर यहाँ पर नेट कितना हो जाएगा, 140.4 और 9.6, यानी कि ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 150, ये मेरा हो जाएगा 150। तो यहाँ पर ये आई मेरा कितना हो जाएगा, V/R 24 बाई 150.16 आपका आ जाएगा। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, R1 इज इक्वल टू 15, R2 इज इक्वल टू 30। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अगर x/2 है, तब आपको दोस्तों x की वैल्यू बतानी है। तो 1/f को मैं क्या लिखता हूँ, μ-1 या फिर NL/n मीडियम -1, 1/R1 माइनस 1/R2, यानी कि यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा 1/f इज इक्वल टू μ-1, 1/R1 और 1/R2। साइन का दोस्तों ध्यान रखना है आपको। अगर ये दोस्तों इसको अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो दूसरे वाले को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए वो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर f मेरे को 20 दिया हुआ है, एक आपका 15 दिया हुआ है, एक आपका 30 दिया हुआ है। कैलकुलेट करके म्यू आपका 1.5 यानी कि 3/2 आपका आ जाएगा, x आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल आपको अगर 2.13 दिया हुआ है, वेवलेंथ आपकी 300 नैनोमीटर की यूज की है, HC अगर आपका 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, तब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। बहुत बार दोस्तों ये आपका पूछा जाता है। तो के मैक्स आपका क्या होता है, E-5, वही दोस्तों मेरे को यहाँ पर बताना है। के मैक्स को मैं लिख सकता हूँ E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल E-5, E को मैं लिख सकता हूँ HC बाई लैम्डा -5। यहाँ पर अगर मैं HC मेरे को 1240 दिया हुआ है और मेरे को कितनी की दी हुई है, 300 नैनोमीटर की मेरी यूज है, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 300 नैनोमीटर, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये मेरा दोस्तों हो जाएगा 4.1, तो ये मेरा हो जाएगा 4.13। तो यहाँ पर
4.13 माइनस 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है यहाँ पर है, ई से ई कट जाएगा, लगभग 2 वोल्ट आपका आ जाएगा। इसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन अगर आपका सेम है तब आपको काइनेटिक एनर्जी का आपको दोस्तों रेशियो बताना है। तो फिर दोस्तों लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है मेरा H/mv एच। और मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, √2m के ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू डेल्टा वी, के ई को मैं लिख सकता हूँ क्यू डेल्टा वी। और दोस्तों अगर मैं मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दे तो डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें आपसे दोस्तों पूछी जा सकती हैं। अगर दोनों का सेम है तो √2m1k1 इज इक्वल टू √2m2k2, तो फिर k2/k1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो फिर यानी कि m1/m2 मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग दोस्तों मेरा 1835 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये दोस्तों 1835 मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैराड is charged with a potential difference of 12 volt is connected to a inductor of इंडक्टेंस 10 मिली 100। तो अब दोस्तों आपको बताना है कि मैक्सिमम करंट यहाँ पर क्या हो सकता है। मैक्सिमम करंट यानी कि रेजोनेंस वाली कंडीशन मेरी यहाँ पर हो जाए, रेजोनेंस वाली मेरी कंडीशन हो जाए, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू इंटू ओमेगा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि I मेरा होता है Q/T और 1/T को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रिक्वेंसी लिख सकता हूँ। तो कि Q इंटू ओमेगा मैं दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ। और ओमेगा मेरा क्या हो जाता है, 1/√LC हो जाता है जब रेजोनेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका दोस्तों करंट यहाँ पर हो जाता है। और क्यू को मैं क्या लिख, और क्यू को मैं दोस्तों CV यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो CV/√LC। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका 1.2 यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू रखनी है और नहीं, और आपको कुछ नहीं करना। अ स्क्वायर लूप ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो आपको बताना है स्टेडी स्टेट में एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। तो फिर अगर मैं दोस्तों बात करूं स्टेडी स्टेट में, अब मैंने आपको बताया था स्टेडी स्टेट में अगर मेरे को कैपेसिटर दे दिया तो फिर यहाँ पर करंट कुछ भी नहीं फ्लो करेगा, बिल्कुल ये दोस्तों शॉर्ट सर्किट करेगा आपका स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर। इंडक्टर होता तो बिल्कुल आपका करंट जाने देता। तो यहाँ पर 16 ओम का अगर लूप है तो 8 और 8 मेरा यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर मेरा 8 और 8 मेरा बन जाएगा। तो फिर मेरा आई कितना आ जाएगा, मेरा आई कितना आ जाएगा 9। और ये दोस्तों 8 और 8 आपके 4 हो जाएंगे, तो V/R 4 + 1 5, तो ये मेरा 9/5 1.8 आपका आ जाएगा। इन दोनों में क्या आ जाएगा, I/2 जाएगा, तो ये मेरा दोस्तों 0.9 मेरा यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे को अगर कैपेसिटेंस था मेरा तो फिर मेरे को निकालना था मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करके निकाल लूँगा, IR करके। 0.9 मैंने देख लिया 8 ओम वाले में जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस आपका 8 आपको दिया हुआ है, तो फिर मेरा यहाँ पर मेरा हो जाएगा। तो आर वाले का मेरा 72 आया, तो फिर 2 हैं तो उसमें दोस्तों कैपेसिटेंस में मेरा दोस्तों 3.6 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो हाफ CV² लगा लेंगे, एनर्जी मेरी कैपेसिटेंस में आ जाएगी Q²/2C या फिर हाफ CV²। इसके बाद इफ़ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर, then its focal length when it is submerged in a medium of refractive index 1.6। तो फिर दोस्तों NL/NM-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 ये मेरी होती है 1 फोकल लेंथ। तो अगर मेरा ये है ना μ-1 होता है, क्योंकि हम मीडियम को एयर जब ले लेते हैं तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो अगर मैंने उसको 1.6 वाले में रख दिया, 1.6 वाले में मैंने रख दिया, तो उसका मीडियम 1.6 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1.5/1.6 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 तो आपका सेम रहेगा। तो ये दोस्तों मेरा आसानी से -160 आ जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आपको दोस्तों दिया हुआ I0 + BT। तो आई मेरे को I0 20 एम्पियर है, बीटा मेरा 3 × T यहाँ पर मेरा हो जाएगा, बीटा मेरा यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तब आपको चार्ज फ्लो बताना है। तो दोस्तों चार्ज फ्लो क्या होता है, इंटीग्रल I dt। तो यहाँ पर 0 से 10 मेरे को करना है, तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा 20T, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3T²/2। यहाँ पर 0 से 10 है तो 0 का तो कुछ फर्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं, तो 200 प्लस दोस्तों 3 × 100/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है फर्स्ट 10 सेकंड है,
तो फिर ये मेरा 150 + 200 कितना हो जाएगा, 350 यहाँ पर मेरा हो जाएगा। तो फिर 20t + 3t²/2 इसको मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अगर मेरे से 5 से 10 में पूछता तो फिर इसके लिए भी तैयार रहिएगा, आपको फिर फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट कर देना है। इसके बाद एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज विद डेंसिटी सिग्मा सेंटीमीटर²। तब आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा सच दैट इलेक्ट्रॉन हिट द शीट। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये इसको खींचेगा, यानी कि ये दोस्तों इसको खींचेगा। तो हम अगर यहाँ को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो ये -1 मीटर यहाँ पर चल के आएगा। इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, फोर्स इसके ऊपर लगेगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, λ/2 एप्सिलॉन नॉट r होती है। एक आपकी इनफाइनाइट सीट अगर मेरे को यहाँ पर दे दें तो इंटू ई ये दोस्तों मेरा हो जाएगा, इंटू ई मेरा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फोर्स हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, एस इज इक्वल टू ut + हाफ at²। इनिशियली उसकी स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से मैं दोस्तों एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, टाइम भी मेरे को 1 सेकंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, तो QE/m यानी कि फोर्स मेरा आ गया, फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन मेरा आ गया, ये यानी कि या फिर ई को मैं ये यहाँ पर लिख लूँ σ/2 एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा वाली तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। σ/2 एप्सिलॉन नॉट मैं दोस्तों यहाँ पर ई को लिख लूँ, तो फिर यहाँ से फिर मेरा सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, आपको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको दिया हुआ है 3। तो फिर रिवर्स ब्रेकडाउन यानी कि 10 - 3 यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये आपका ऐसे है ना, तो ये मेरा दोस्तों उल्टा बनाएगा, ये मेरा कैसे बनाएगा, उल्टा बनाएगा। तो ये अगर दोस्तों ऐसे बना है तो ये मेरा दोस्तों उल्टा दोस्तों मेरा ये ब्रेकडाउन वाला मेरा जीना डायोड बनाएगा। तो 10 - 3 7 मेरा यहाँ पर हो जाएगा। आपको बताना है करंट थ्रू जीना डायोड। तो करंट थ्रू जीना डायोड, तो बैटरी में क्या करंट आएगा, तो 10 - 3/1000। क्यों ऐसा क्यों दोस्तों, यहाँ पर 10, यहाँ पर दोस्तों 3, तो 10 - 3 7, 7/1000 ये मेरा दोस्तों बैटरी से आएगा, ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बैटरी से मेरा आ जाएगा। और इसके बाद मेरा 2 किलो ओम में कितना चले जाएगा, मेरा अगर बैटरी से 7 मिली एम्पियर आया है, 2 किलो ओम में कितना जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 3 होगा। तो फिर दोस्तों इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये मेरा 3 है, ये मेरा 0 है, मतलब इसका तो उल्टा बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3 का हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2000 का हो गया, इसका दिया हुआ है। तो इसमें करंट आपका इतना आ जाएगा, इसमें करंट आपका आ जाएगा 1.5 मिली एम्पियर। टोटल कितना था, 7 मिली एम्पियर। तो जीना डायोड से कितना गया, 5.5। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंसिडर द सर्किट, आपको बताना है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है, करंट टू गैल्वेनोमीटर अगर 3 आपका 3 मिली एम्पियर है, तब आपको बताना है रेजिस्टेंस ऑफ द सेंट। तो फिर दोस्तों करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है मेरा 3 मिली एम्पियर, तो फिर यहाँ पे कितना जाएगा, 8 - 3 मिली एम्पियर। तो फिर यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो I1 × RS इज इक्वल टू I गैल्वेनोमीटर इंटू R गैल्वेनोमीटर। तो वही दोस्तों आपको यहाँ पर कर देना है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो RS मेरा 3.75 मिली ओम आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ सेंटर एट ऑरिजिन 2 चार्ज -2q एट -5a0 और एक 5q है 3a, 0 पे रखा है। अगर फ्लक्स दोस्तों मेरा x2/ε0 है, तब आपको x यहाँ पर बताना है। तो फिर मेरे पास ये इसका 4a0 पे मेरा ये है रेडियस है, यहाँ पर मेरा 5q रखा है 3a0 पे, तो 3a0 पे मेरा 5q रखा है और -5a0 पे मेरा ये रखा है। तो फिर फ्लक्स क्या होता है, q inside/ε0। तो इनसाइड क्या है, इस स्फीयर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको 5 वाला दिख रहा है, तो सिर्फ q इनसाइड 5/ε0। तो x कितना हो गया, 5 हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड देयर एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड। सही बात है, आपको ध्यान रखना है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का दोस्तों आपकी सेम आपकी एनर्जी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी आती है, ½ ε0 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, और दोस्तों B0/2 B0² यहाँ पर ये मेरी आ जाती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे को दिया हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस अ प्रेशर इज
इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। ये दोस्तों आपकी सही बात है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक करेंगे ना तो एक प्रेशर आपका बनेगा। तो अगर एक मेरी आई नॉट वाली आ रही थी, अगर मेरी आई नॉट वाली आ रही थी, अगर दोस्तों वो मेरी पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि 2 I0/C, अगर वो एब्जॉर्ब हो गई, बाद में गई ही नहीं, तो I0/C का आपका प्रेशर बन जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद व्हेन unpolarized light is incident at an angle of 60 degree on transparent to medium from air, the reflected ray is completely polarized, तब आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर बताना है। तो फिर यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पे मेरी अनपोलराइज लाइट यहाँ पर आई, तो ये 60 से चली गई होगी, 60 से चली गई होगी। अब दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे अगर कंप्लीटली पोलराइज हो गई, यानी कि ये आपका कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ब्रूस्टर एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, ब्रूस्टर एंगल होगा। तो 10 IB मेरा दोस्तों म्यू के बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो फिर यहाँ से आप म्यू भी बता सकते थे। और दोस्तों अगर दोस्तों मेरे को दिया हुआ है कि ये कंप्लीटली पोलराइज हो गई, तो आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 30 होगा, ये 60 होगा। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो फिर दोस्तों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे को बताना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल के साथ नापेंगे तो ये मेरा दोस्तों 30 डिग्री हो जाएगा। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक effect experiment, a light of frequency 1.5 times the threshold frequency is made to fall on the surface. Now the frequency is halved and the intensity is doubled. तब आपको दोस्तों नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो फिर दोस्तों मैंने सबसे पहले क्या डाला, 1.5 F0 के बराबर मैंने फ्रीक्वेंसी डाली। फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने हाफ कर दिया तो 0.75 F0 है। तो फिर दोस्तों अगर मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 है तो मेरे को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या फिर बराबर चाहिए पड़ता है। अगर ये दोस्तों F0 से ही कम आ गया, 0.75 आपका 1 से तो कम है, तो फिर ये दोस्तों मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, तो कोई भी नंबर ऑफ फोटोन आपका नहीं यहाँ पर निकलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192 इज। तो दोस्तों ये भी आपसे पूछ लेते हैं। आर आपका होता है R0 A की पावर 1/3। तो फिर यहाँ पर R होता है R0 A की पावर 1/3। तो R1/R2 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा A1/A2 का, मतलब ये 1/3 था तो उसका मैं क्यूब लूँगा, तो फिर ये मेरा सिर्फ A1/A2 मेरा यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर R1/R2 मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है, R1/R2 मेरे को 1.2 दिया हुआ है। तो R1 मेरा 2R1 है, तो R2 मेरा अगर R1/2 है तो फिर यहाँ पर 8 मेरा हो जाएगा 192/N2। तो फिर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एन AC वोल्टेज V इज इक्वल टू 20 sin 200 pi t इज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट विच ड्राइव्स अ करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 10 sin 200 pi t प्लस pi/3। तब दोस्तों आपको बताना है एवरेज पावर डिसिपेटेड। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड क्या होता है, VRMS। तो ये मेरा होता है दोस्तों VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो मेरे को थीटा, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है थीटा फाई जो भी बोले, तो ये कॉस ओमेगा t प्लस फाई यहाँ पर होता है, तो ये pi/3 मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। वैल्यू रखेंगे, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से मेरा 50 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर ब्रिज इज R विथ X ओम इन द लेफ्ट गैप। तो मेरे पास X, तो फिर दोस्तों मेरा X जो है मेरा लेफ्ट गैप में है, और दोस्तों मेरा जो है 40 और 25 मेरा यहाँ पर दोस्तों L1 L2 मेरे यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा 40 पे मेरा आ रहा है, तो यहाँ पर 40 आ रहा है, यहाँ पर 60 आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अगर मैंने इस वायर को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं 2R रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर से, तब न्यू बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। तब आपको ध्यान रखना है L1/L2 जो है ना दोस्तों, डायरेक्टली आपका दोस्तों प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के रेशियो के। तो अगर X/R सेम है तो L1/L2 सेम रहेगा, आप कोई भी वायर ले आए। तो फिर यहाँ पर सेम ही दोस्तों आपका रहेगा, 40 पे आ रहा था ना तो 40 पे ही आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस इन द वैक्यूम एट R सेंटीमीटर अपार्ट इज F।
फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू 5 एट आर बाई 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो फिर दोस्तों क्या होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर मेरा वो मेरे को 5 दे दिया, वो मेरे को यहाँ पर मेरा 5 दे दिया, मतलब मेरे को दोस्तों दे दिया है कि यहाँ पर एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट मेरा कितना है 5 है, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट मेरा कितना है 5 है, तो एप्सिलॉन एम मेरा आ गया 5 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर यहाँ से मेरा आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद r/5 से आपसे पूछा है तो k इंटू r/5 का स्क्वायर यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर r/5 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट के मेरा कितना आ जाएगा, ये दोस्तों मेरा ऊपर जाके हो जाएगा 5 इंटू 1/25। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये इसका इक्वेशन बताना है, ये मेरा ए है। तो अगर मैं दोस्तों इसको मान लूँ, अगर मैं दोस्तों इसको ए मान लूँ, तो ये आपका नॉट गेट है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बी बार जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, बी जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा ई बार जाएगा, यहाँ पर मेरा ए बार जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर ये कौन सा गेट है, और गेट है। ये कौन सा गेट है, और गेट है। तो और गेट में आपका ए प्लस बी हो जाएगा, ए बार प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी बार हो जाएगा। अब ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो ए बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार, और ये पूरे के ऊपर क्या है, यहाँ पर ये गोला लगा है, तो ये हो जाएगा आपका नॉट गेट। तो फिर यहाँ पर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ये पूरी लाइन को मैं तोड़ूंगा, और यहाँ पर प्लस था तो इसको मैं दोस्तों डॉट यहाँ पर लगा दूंगा, और यहाँ पर भी मैं फिर से चेंज करूंगा, तो यहाँ पर ए बार डॉट बी डबल बार यहाँ पर हो जाएगा, तो वो आपका बी ही हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ए पे डबल बार डॉट बी बार हो जाएगा, तो ये ए डॉट बी बार आपका हो जाएगा। तो ए बार डॉट बी डॉट ए डॉट बी बार, ये दोस्तों क्या होता है, 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों आपको दिया है 5t² माइनस 36t+1, तब आपको इंड्यूस्ड करंट आपको बताना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ई होता है क्या होता है, माइनस d5/dt। तो यहाँ पर हम दोस्तों सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। तो 5t² माइनस 36t+1, तो फिर अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो 10t माइनस 36 ही मेरा दोस्तों यहाँ पर बचेगा। फिर इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर मेरा से जितने भी टाइम पे आपको पूछा है मैं वहाँ पे रख के आपको बता दूंगा। तो 20 माइनस 16 वैल्यू से सिर्फ मतलब है सिर्फ आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर ई मेरा आ गया 16, यानी कि वोल्टेज आ गया 16, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8, तो ये मेरा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। अगर आपसे दोस्तों चार्ज पूछ ले तो फिर दोस्तों डेल्टा फाई बाई डायरेक्ट आर आप दोस्तों कर दीजिएगा, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन 6 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज, तब आपको दोस्तों वेवलेंथ की आपको दोस्तों बैंडविड्थ की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो फिर दोस्तों बैंडविड्थ मेरा होता क्या है, λ2 माइनस λ1। तो फिर यहाँ पर मेरे पास 6 मेगाहर्ट्ज है और यहाँ पर मेरा दोस्तों 10 मेगाहर्ट्ज है। तो मैं दोस्तों दोनों को यहाँ पर निकाल लूँगा। अगर V1 मेरे को दिया हुआ है 6 मेगाहर्ट्ज, 6 मेगाहर्ट्ज, तो फिर मेरा क्या होता है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो λ1 मेरा हो जाएगा V1/f1। तो ऐसे मैं दोस्तों ये सारी सबसे दोस्तों मैं यहाँ पे निकाल लूँगा। जो मेरा वेवलेंथ का बैंड मेरा आ जाएगा वो हो जाएगा λ1 माइनस λ2 का मॉड, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उससे माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ आपको इतनी दी हुई है, इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस इन द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तब दोस्तों फ्रिंज विड्थ आपकी क्या हो जाएगी, तो डायरेक्ट अपॉन म्यू टाइम्स हो जाएगी। क्योंकि तो दोस्तों फ्रिंज विड्थ होती क्या है, d λ/d, और दोस्तों लैम्डा बाई म्यू टाइम्स आपका हो जाता है एक रिफ्रैक्टिव आपका जो मीडियम होता है उसमें। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा म्यू टाइम्स कम यहाँ पर हो जाएगी। तो डायरेक्ट तो 12 इंटू 4/3, 3 इंटू 3 कितनी हो जाएगी, 9 यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको दोस्तों बताना है। तो आपको ध्यान रखना है E0 इज इक्वल टू CB0, E0 इज इक्वल टू CB0। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, C इंटू जो आपका B वाला यहाँ पर होगा। तो 3 इंटू 10⁸ जो आपकी C होता है इंटू 2 इंटू 10⁸, तो ये आपका 6 वोल्ट पर मीटर यहाँ पर आ जाएगा। और अब हम दोस्तों डायरेक्शन कैसे बताएंगे, यहाँ पर x दिया है, यानी कि वेव जा रही है x में, और इसके बाद मेरे को यहाँ पर b दिया हुआ है j में, b दिया हुआ है मेरे को
जे में, और तीनों आपस में होते हैं आपके परपेंडिकुलर। तो अगर वेव जा रही एक्स में, बी दिया है वाई में, तो फिर आपका ए किस में होगा दोस्तों, जेड में होगा। ये मेरा किस में होगा, जेड में यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड एक्सिस में आपका आएगा। इसके बाद इन अ सीरीज एल आर सर्किट एक्सएल इज इक्वल टू आर, पावर फैक्टर आपके दोस्तों क्या है, P1 है। पावर फैक्टर P1 है व्हेन द कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी सच दैट एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी इन इस पोटेंशियल सीरीज, तब आपका पावर फैक्टर P2 हो जाता है। तो R1/R2 यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों R/Z आपका होता है क्या, पावर फैक्टर। अगर एक्सएल इज इक्वल टू आर है तो सुन लीजिएगा, एक्सएल अगर दोस्तों मेरा आर के बराबर है तो आर अपॉन अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एक्सएल आपका आर के बराबर है तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो P1 मेरा कितना आ गया, आर अपॉन रूट टू आर, यानी कि 1/√2 आ गया मेरा, यहाँ पर 1/√2 आ गया। दूसरे में दोस्तों यहाँ पर एक्सएल अगर एक्सी के बराबर है, अगर मेरा दोस्तों एक्सएल एक्सी के बराबर है तो एक्सएल मेरा ऐसे आएगा, यहाँ पर मेरा एक्सी आएगा, एक्सएल एक्सी के बराबर है तो सिर्फ यहाँ पर आर बच जाएगा। जेड भी आपका सिर्फ आपका आर हो जाएगा। तो क्योंकि रेजोनेंस सर्किट में कॉस फाई आपका क्या होता है, 1 होता है। तो P2 कितना आ गया, 1/√2/1, 1/√2। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म फील्ड 2i कैप प्लस 3j कैप इफ इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा i कैप माइनस 4j कैप। तब दोस्तों आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। तो फिर दोस्तों आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर आ रहा है तो फिर दोस्तों फोर्स आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड के आपके दोस्तों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर आपका होता है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन भी दोस्तों परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। अगर दोस्तों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि एक्सेलरेशन डॉट मैग्नेटिक फील्ड में ना क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 अल्फा माइनस 4 इंटू 3 12 मेरा दोस्तों 0 आ जाएगा, तो अल्फा आपका 6 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बी एक्स एंड बी वाई आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली कंटेनिंग इक्वल करंट 200 टन्स और 20 सेंटीमीटर रेडियस आपका पहले का है, 400 टन और 20 सेंटीमीटर दूसरे का है। तो आपको बी एक्स और बी वाई का रेशियो बताना है। तो बी आपका होता है μ0 N I/2R, μ0 N I/2R। तो फिर दोस्तों किसके, ये आपका प्रोपोर्शनल है N/R पे आपका प्रोपोर्शनल है, I कांस्टेंट है। अगर आपका R भी सेम है तो डायरेक्ट NX/NY यानी कि 1/2 का रेशियो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप मेरे को करंट बता दीजिए। तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर अगर मैं 40 मान लूँ और 4 के बाद थोड़ा सा कम होके x हो जाता है, ये मान लेते हैं। यहाँ पर भी ये दोस्तों मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 है तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो ये 40 है और इसके बाद 40 के बाद दोस्तों 4 ओम में आपका कम हो जाता है तो ये मेरा x हो जाएगा। तो ये मेरा 40 और x के बीच में लगा है 4, और 40 और x के बीच में लगा है 4, तो टोटल हो जाएगा 2। और x और 0 के बीच में क्या क्या लगा है जी, x और 0 के बीच में ये तो x और x के बीच में मैं आपका 200 कट गया, ये 4 और 4 ये दोस्तों मेरे x और 0 के बीच में लगे हैं तो ये भी हो गए 2। तो 2 और 2 हो गए मेरे 4। तो यहाँ पर ये 4 ये 4 बीच वाला चला गया क्योंकि वो आपका उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0 था। 4 तो यहाँ पर 2 और 2 4, तो कितना हो गया ये 40/4, 10 का मेरा आ गया करंट। इसके बाद दोस्तों द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, अगर आपको C1 आपको दिया C22 C23 C43, तब दोस्तों अब आपको बताने कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर मेरे को दोस्तों दिया हुआ है C1 मेरा 1 है और C2 मेरा 2 है, C3 मेरा 3 है, C4 मेरा 4 है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को सबको जोड़ लेना होता है पैरेलल में। आपकी कैपेसिटर सीधे सीधे जुड़ते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 7 और ये 10, तो यहाँ पर Q होता है आपका CV, Q होता है मेरा CV, तो टोटल आ गया 10, तो 10 × 20, तो ये मेरा हो जाएगा। इसके बाद कैपेसिटर ऑफ C दोस्तों आपको दिया हुआ है, तब दोस्तों आपको लॉस बताना है। फिर उसके बाद सेम कैपेसिटेंस से आपको यहाँ पर जोड़ा है, तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V², डायरेक्ट करेंगे तो हाफ C1 C2 C इंटू C, वो भी आपका सही है, और C1 + C2 कितना हो गया 2C हो गया, तो ये मेरा 1/4C यहाँ पर हो जाएगा। वरना ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2। सेल्फ इंडक्टेंस का मेरे को दोस्तों बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कैसे कर सकता हूँ, एनर्जी जो है होती है हाफ Li², एनर्जी मेरी होती है हाफ Li², यानी कि मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ, ये आपको रट जाना चाहिए, mL² T-2 इज इक्वल टू L × I²। तो I मेरा क्या हो जाएगा
एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स विद अ स्पीड ऑफ c/5। तो ये डॉपलर इफेक्ट तो आपका कट है, वरना आप इसको कर भी लीजिए तो अंडर रूट वन प्लस वी बाई सी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी बाई सी इंटू वी। ये दोस्तों मेरा होता है, क्या पता आउट ऑफ सिलेबस आपसे पूछ भी ले। तो फिर यहाँ पर वी डैश मेरा 1.225 आ गया, ये यानी कि कितने परसेंट का चेंज आया, 22.5% का मेरा चेंज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिए ससेप्टिबिलिटी आपको दिए है 99। तो आपको दोस्तों बताना है रिलेटिव परमेबिलिटी, तो ये होता है आपका म्यू आर 1 प्लस जीटा 1 प्लस 99, 100 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल और डिस्टेंस का आपको दोस्तों ग्राफ बनाना है। अगर मेरे पास दोस्तों यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ पर सेल है, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर दोस्तों पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिर आपका 1/r के साथ आपका गिरता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका पूछता, तो फिर दोस्तों अंडर तो आपका कोई भी चार्ज नहीं है, तो अंडर तो फील्ड आपकी जीरो है, बाहर आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आपकी होती है। तो ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अंडर क्या है, के क्यू बाई आर है, कांस्टेंट है। इसके बाद के क्यू बाई स्मॉलर 1/r आपका हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग आपकी कॉइल है, आई दोस्तों आपका √2 है और आपका ये R1 है। तो फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड एट C आपको बताना है। तो फिर यहाँ पर ये भी I है और ये भी I है, तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है। थोड़ा सा अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें, तो फिर यहाँ पर इसकी वजह से मेरी बाहर की तरफ आ रही है, और इसकी तरफ से मेरी कहाँ की तरफ आ रही है, यहाँ पर मेरी इस तरफ मेरी जा रही है। तो फिर ये दोस्तों आपका परपेंडिकुलर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर। तो हम अभी ऐसे बना लें, तो ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि आपका कॉइल सेम है, रेडियस सेम है। तो ये बिल्कुल आपका दोस्तों √2 भी यहाँ पर है मेरा, यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो जाएगा, सेम चीज़ें हैं। तो फिर यहाँ पर आई मेरे को कितना दिया हुआ है, √2 दिया है, वैल्यू रख देंगे तो सिर्फ म्यू नॉट आपका बचेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ ये दोस्तों आपका गिवन फिगर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है। तो फिर ये इसी की मैं बात कर रहा था। अंदर दोस्तों आपका करंट जीरो है, अंदर आपका करंट यहाँ पर जीरो है, एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे। अंदर आपका क्या है, करंट जीरो है, अंदर आपका करंट जीरो है। तो फिर दोस्तों बी इनसाइड जीरो है, तो अंदर आपका जीरो आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आपकी आ जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत सिमिलर ग्राफ आपको देखने को मिलता है, किसके लिए, ये दोस्तों लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट करस्पेंडिंग टू द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li++। तो Li2+ है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि कौन सा स्टेट, फिफ्थ स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड यानी कि फिफ्थ स्टेट। तो A0 या फिर R0 इंटू n²/z। तो A0 इंटू फिफ्थ आपका स्टेट है, तो 55 लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो यहाँ पर ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 25/3 मेरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेरे को किस में देखने को मिलेगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस में देखने को मिलेगी, जितना लंबा ट्रांजिशन उतनी छोटी वेवलेंथ। तो यहाँ पर डी वाले में सबसे ज़्यादा मेरे को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, वरना आप दोस्तों सबका डेल्टा ये निकाल लीजिएगा, आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो सबके लिए निकालेंगे, डी के लिए एनर्जी सबसे हाई यानी कि लैम्डा सबसे कम। इसके बाद दोस्तों ईएम वेव में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड वाली का क्या आता है रेशियो, 1:1 आपका रेशियो आ जाता है। क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर और B0/2 μ0 ये आपका स्क्वायर। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग सर्किट कंटेन्स डायोड्स विद फॉरवर्ड बायस आपको 25 ओम है। तो ये सब आपके 25 वाले हैं। और दोस्तों रिवर्स बायर का इन्फिनिट आपका है। तब आपको बताना है I2/I1 दोस्तों आपका क्या आपका रेशियो होगा। तो फिर यहाँ से तो आपका करंट जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका दरवाज़ा बंद है। तो ये 25 तो ये 150/2। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 75 + 25 100। तो 5/100 ये दोस्तों मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो I2 + I4, तो यहाँ पर I3 तो मेरा 0 है, और I2 और I4 का दोस्तों मेरे को यहाँ पर बताना है। तो फिर मेरे को यहाँ से पता चल ही गया है कि I2 मेरा I4 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है और आपका रेजिस्टेंस भी सेम है। तो I2 दोस्तों मेरा I4 के बराबर है, यानी कि I4 को मैं I2 लिख सकता हूँ। तो 2I2 + I3 तो मेरा 0 है, इज इक्वल टू I1। तो ये मेरा आंसर
हो जाएगा। इसके बाद व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में लगाएंगे तो फिर दोस्तों करंट कहाँ से बहेगा, लोअर से हायर नहीं, आपका करंट कहाँ से जाएगा, हायर से लोअर। लेकिन जो दोस्तों जो आपके इलेक्ट्रॉन है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, लोअर से हायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस -1 से 0 के बीच में। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, -1 से 0 के बीच में आपकी होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्स अगर 1 से बड़ा हो जाए, 1 से मतलब 1 से छोटा है लेकिन दोस्तों 0 से बड़ा है, तब दोस्तों मेरा होता है पैरामैग्नेटिक। उसके बाद होता है पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, डायामैग्नेटिक आपका स्ट्रॉन्गर से वीकर जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये जीरो से कम है, तो मतलब ये नेगेटिव है, सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है YDSE, तो आपको दोस्तों आपको फेज डिफरेंस दिया है, तो आपको P और Q का दोस्तों आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपकी इंटेंसिटी होती है किसी भी P, वो होती है 4I0 cos स्क्वायर θ/2 या फिर cos स्क्वायर φ/2। तो ये दोस्तों मेरे यहाँ पर हो जाती है I0 यानी कि I max। तो 4I0, तो ये यहाँ पर ये I0 तो आपको कट जाएगा। पहला आपको 60 डिग्री दिया है तो आपको 60/2 30, दूसरा 90 दिया है तो ये आपका 45। दोनों का स्क्वायर लेना है तो 3/4 अपन 1/2 3/2। इसके बाद इसका ऑर्बिटल स्पीड मेरे को बता दीजिएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ई मेरा क्या है λ/2 एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि ये आपकी क्या है इन्फिनाइट वाली है, तो ये λ/2 एप्सिलॉन नॉट आर दोस्तों मेरा यहाँ पर होता है, या फिर 2 के λ/r आप कह सकते हैं। फिर तो ये दोस्तों मेरा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को यहाँ पे ये आपका प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यही इस -q को यहाँ पर घुमाएगा। तो λ/2 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू, क्योंकि क्यू ई हम लिखेंगे फोर्स को = mv²/r, वी मेरा ये आपका आ जाएगा। इसके बाद डाइपोल ऑफ चार्ज मैक्सिमम टॉर्क आपको बताना है। तो टॉर्क आपका क्या होता है PE sin थीटा, अगर मैक्सिमम है तो थीटा की वैल्यू 90 P इंटू ई मैं कर लूँगा, थीटा की वैल्यू sin थीटा 1 हो जाएगा। तो P इंटू ई मेरे को करना है 10 डाइन, एक डाइन कितना होता है 10 की पावर -5 न्यूटन। तो ये यहाँ से दोस्तों मेरा यहाँ से हो जाएगा PE sin थीटा में करूँगा इतना आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों स्पीड ऑफ बर्ड मेरे को बताना है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपका बर्ड है इसको दोस्तों मैं लिखूँगा कैसे, मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूँगा। तो वी बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू जो आपकी फिश है VBF/μ, ये दोस्तों मेरी यहाँ पर हो जाएगी -8 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये दोस्तों अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ तो इसको मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। -8/4/3 म्यू से डिवाइड करेंगे और प्लस -12, तो -12/1, क्योंकि यहाँ पर मीडियम दोस्तों आपका ईयर है। तो फिर दोस्तों आपको जो भी दिया हो रिलेटिव में आप क्या करेंगे, V relative/μ इज इक्वल टू V1/μ प्लस V2/μ। तो ये दोस्तों मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे पावर कंजप्शन। तो यहाँ पर अगर मैं V वोल्ट की बैटरी ले लूँ तो V वोल्ट की बैटरी यानी कि V²/R आपका होगा पावर कंजप्शन। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसका आपका पावर कंजप्शन सबसे ज़्यादा। तो आपका दोस्तों आर से आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर है। तो ये कितना आएगा R/2 + R, तो ये मेरा हो जाएगा 3R/2। यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा 3R, यहाँ पर मेरा हो जाएगा R/3, और यहाँ पर हो जाएगा ये मेरा 2R और R, तो ये 2R/3। तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम ना उसका पावर कंजप्शन सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे कम किसका है, ये 3 वाले का है। तो C, उसके बाद D, उसके बाद A, उसके बाद B, ये दोस्तों मेरा ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको Q वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। यानी कि अगर मेरे को Y की दी हुई है A, Y की मेरे को दी हुई है B, तो 294B प्लस यहाँ पर अगर मेरे को इसकी दी हुई है C, अल्फ़ा की दी हुई है C, तो 294B प्लस 4C माइनस 298A, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो A से B में आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर होगी, ये आपके पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी दूर होगी। तो फिर यहाँ पर σ/2 एप्सिलॉन नॉट R और λ/2 एप्सिलॉन नॉट R जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों में आपकी वैल्यू रख के माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका रेशियो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एपरेंट डेप्थ आपको बताना है। तो एपरेंट डेप्थ में कैसे निकालूंगा, वही मैं करूँगा h/2, ये आपकी म्यू टाइम्स कम हो जाएगी वाटर के, प्लस h/2, यहाँ पर ये आपकी h/2 है, म्यू टाइम्स कम हो जाएगी ऑयल के, तो ये मैं यहाँ पर ऑयल का रख दूंगा।
दोनों चीज़ें रख दूंगा तो मेरा 5h/8 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग सोर्स टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो एंटीना सिग्नल में आपकी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके बाद दोस्तों ये आपको दोस्तों स्लिट डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, डी लैम्डा बाई डी है, तो यहाँ पर इतनी वेवलेंथ का यूज़ किया हुआ है। अगर आपने फोकल लेंथ इतने का आपका दे दिया तो फिर यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, तो एंगुलर विथ मेरा क्या होता है, तो मेरे को विथ ऑफ सेंटर मैक्सिमम यहाँ पर निकालना है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो फिर दोस्तों एंगुलर विथ मेरा कितना होता है, लैम्डा बाई ए, और यहाँ पर ऐसा होता है तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए। फिर उसके बाद लीनियर विथ, तो यहाँ पर एंगुलर इंटू एफ मेरे को करना पड़ेगा, तो आर थीटा मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लीनियर वहाँ पर मेरे को चाहिए है। तो फिर ये यहाँ पर मेरे को क्या करना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, 2 लैम्डा ए इंटू एफ डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक आपका शिफ्ट वाला भी फॉर्मूला होता है, तो अगर मैं टी थिकनेस का स्लैब डाल दूँ तो टी इंटू 1-1/μ का शिफ्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड एनर्जी रिमेन सेम, सही बात है। अगर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड और एनर्जी सेम रहेगी। मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, सही बात है। जो आपकी बी जो है परपेंडिकुलर लगती है किसकी, मतलब जो आपका एफ होता है परपेंडिकुलर होता है आपकी वेलोसिटी के। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोस्तों प्रिवेंट कर लेती है एक वाटर ड्रॉपलेट को गिरने से। तो दोस्तों एक वर्टिकल फील्ड है ई, तो ये दोस्तों इसको यहाँ पर दोस्तों रोक लेती है, इसको यहाँ पर आपको जो रोक लेती है, यानी कि आपका क्यू ई जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वही मेरा एम जी के बराबर है। तो फिर यहाँ पर मेरे को चार्ज निकालना है, तो यहाँ पर mg/e करके मैं यहाँ पर निकाल लूँगा। इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तब आपको बताना है टाइम टेकन बाई करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू RMS। तो मैक्सिमम क्या होगा दोस्तों, ओमेगा टी मेरा 0 हो जाए, यानी कि आई नॉट कॉस ओमेगा टी है ना, तो यहाँ पर जो कॉस वाला टर्म है उसकी वैल्यू अगर मेरी क्या हो जाए, मेरा 0 हो जाए, तो ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ओमेगा टी 0 हो गया तो आई मेरा आई नॉट के बराबर मैक्सिमम हो गया। अगर RMS वैल्यू मेरे को I0/√2 पहुंचाना है तो अब कॉस ओमेगा टी मेरा 1/√2 होना चाहिए, यानी कि ओमेगा टी 2 क्या होना चाहिए 45 डिग्री, तो आपका π/4 आपका होना चाहिए। तो यहाँ से आप डेल्टा टी निकाल लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इतना ये आपका 0.4 t में रखा है, तब आपको बताना है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल, तो यहाँ पर माइनस कॉस θ1 θ2 माइनस कॉस θ1, यहाँ पर हम माइनस MB cos थीटा का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर cos θ2 एंटी पैरेलल 180 डिग्री, तो ये -1 -0, तो -+4 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये दोस्तों, ये तो लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो 5 × 0.4, तो यहाँ पर ये मेरा कितना हो जाना चाहिए, 2 मेरा यहाँ पर होगा, सॉरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ रॉड विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना लेंथ इतना, इसको दोस्तों मैंने 400 टन में दोस्तों इंसुलेट मैंने यहाँ पर कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 0.4 एम्पियर जो है अगर इसमें दोस्तों आपका करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है, आपको रिलेटिव परमेबिलिटी आपको बतानी है। तो फाई क्या होता है भाई, NB है, फ्लक्स मेरे को इतना दे दिया हुआ है, तो बी मेरा क्या होता है μr × μ0 NI, या फिर म्यू ऑफ मीडियम इंटू NI, म्यू ऑफ मीडियम को आप लिख सकते हैं μr × μ0 NI। तो फिर यहाँ पर और एंड पे कितना होता है भाई, एन पे होता है μ0 NI/2, तो यहाँ पर आपका μr यहाँ से वैल्यू रख के आ जाएगा। इसके बाद द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का घटेगा, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाएंगे, घटेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन बट अ फ्री प्रोटॉन डज नॉट डिके इनटू न्यूट्रॉन, क्योंकि दोस्तों आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा होता है, तो एक बड़ा न्यूट्रॉन दोस्तों एक छोटा प्रोटॉन दे सकता है, लेकिन एक छोटा प्रोटॉन बड़ा न्यूट्रॉन नहीं दे सकता। इसके बाद इफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग पावर 15 किलोवाट प्रोड्यूसर्स 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकंड, तब दोस्तों आपको रेडिएशन बताना है। तो फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है। पावर क्या होता है, Nhc/λ, पावर होता है आपका Nhc/λ, तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे Nhc/p करके दोस्तों आप यहाँ पे निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी दोस्तों मेरी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, hc/λ को मैं दोस्तों HF भी लिख सकता हूँ, तो फिर यहाँ से मेरा आ जाएगा। तो ये गामा रेज की फ्रीक्वेंसी आ गई, बहुत बड़ी है।
बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज वी डी इफ द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर विद सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डबल द एरिया। तब दोस्तों अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज सेम है तब आपकी न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर दोस्तों आपका करंट क्या होता है वी ना या फिर वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। तो फिर दोस्तों आई मेरा क्या है वी बाई आर है। आई मेरा क्या है दोस्तों वी बाई आर है, क्योंकि फिर इसके बाद क्या है आई मेरा क्या है दोस्तों वी बाई आर है। आई टू की अगर मैं बात करूँ तो आर बाई टू का मैंने ले लिया, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा एरिया जो है ए बाई टू उसने कर दिया है लेकिन लेंथ आपकी सेम है, तो रो एल बाई ए होता है, ए आधा हो गया तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया आधा हो गया, तो ये आपका टू वी बाई आर आ गया। आई वन बाई आई टू मेरा कितना आ गया वन बाई टू, और इसी को मैं वीना के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी चीज़ें कट कट के मेरी आ जाएगी वी डी टू मेरा दोस्तों वी डी के ही बराबर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर एंड एग्जिबिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सही बात है, इलेक्ट्रॉन दोस्तों हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दे देता है, सही बात है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड द वेव नेचर। सही बात है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने दोस्तों हमको वेरीफाई किया था। इसके बाद दोस्तों एक सरफेस पे अगर मेरा क्यूब रखा है, अगर दोस्तों मेरा एक सरफेस पे एक क्यूब है, उसके एक सरफेस पे दोस्तों मेरा प्लस क्यू रखा है, मतलब इसका फ्लक्स कहाँ से जाएगा आपको प्रैक्टिकली ही पता चल रहा है आधे क्यूब से जाएगा। तो पूरे का अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था तो आधे का कितना होगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा। अगर मैं बीच में रख देता, अगर मैं दोस्तों क्यूब के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तब कितना होगा क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट एक, ये दोस्तों मेरा हो जाएगा एक उससे। इसके बाद वेवलेंथ असाइंड टू गामा रेज इन्फ्रारेड रेज, तो ये आपको दोस्तों वेवलेंथ वाला दोस्तों आपको ध्यान रखना है। गामा की दोस्तों सबसे तो फिर दोस्तों कैसा होता है आर एम आई वी आपका होता है, तो लैम्डा फोर मेरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो आपका माइक्रोवेव का है। फिर उसके बाद दोस्तों मेरा इंफ्रारेड के का आएगा, तो फिर इसके बाद दोस्तों इंफ्रारेड किसका है लैम्डा फोर के बाद लैम्डा टू, तो इसी में आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेरा लैम्डा थ्री किस में आ जाएगा दोस्तों यूवी रेज में आ जाएगा। उसके बाद गामा रेज का तो सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है इफ विड्थ ऑफ द वन स्लिट इन वाई डी एस इज फोर टाइम्स द अदर स्लिट, आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का आपको बताना है। तो इंटेंसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके डी के। तो फिर अगर मेरी पहले की डी है तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट मान लूँ, तो अगर उसकी आपकी क्या हो गई फोर टाइम्स हो गई, तो ये मेरा दोस्तों फोर आई नॉट हो जाएगा। आई मैक्स कैसे निकालते हैं अंडर रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट आई नॉट प्लस अंडर रूट फोर आई नॉट का होल स्क्वायर, नाइन आई नॉट। आई मिनिमम कितना हो जाएगा अंडर रूट फोर आई नॉट माइनस अंडर रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आपका आई नॉट आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड आर प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। ये दोस्तों नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, इनको फ्रिक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क पड़ता है किससे इंटेंसिटी से। इसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि के ई मैक्स आपकी क्या होती है ई एच एफ माइनस फाइव, तो यहाँ पर ये दोस्तों प्रोपोर्शनल है किसके फ्रिक्वेंसी के। मेटालिक रॉड आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। इसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरे को यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ए है, अगर तो ई ए और ई बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एक कंडक्टर में तो आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा भी सेम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा जीरो आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल हैज अ कंपोनेंट बोथ इन एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन पाथ ट्रेस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी यहाँ की तरफ है, 90 डिग्री का एंगल है, मतलब आपका सर्कुलर बनेगा। हेलिकल कब बनता और जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, यानी कि मेरा दोस्तों एंगल कैस जो आपका 90 से कम है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है एंगल 90 से कम तो हेलिकल। टू डिफरेंस लेंस आर यूज इन टेलीस्कोप विकास, क्योंकि दोस्तों मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है इसलिए यूज करते हैं। इसके बाद लॉन्ग सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर आपकी इतनी दी है 1.6 इंटू 10 की पावर -3, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है 8/पाई, तब दोस्तों आपको करंट यहाँ पर बताना है। तो फिर ये तो हमने बहुत बार कर लिया। बी होता है म्यू नॉट एन आई और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर ये मेरा 5 आ जाएगा। इसके बाद अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रिक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज इज यूज टू कैरी अ
सिग्नल ऑफ 2 माइक्रोहर्ट्ज, तब दोस्तों आपको बैंडविथ यहाँ पर बताना है। तो फिर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बैंडविथ होता है वो दोस्तों ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ पर आप मेरे पास होता है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कितना है मेरा 5 है, तो 2 इंटू 5 10 यहाँ पर मेरा हो जाएगा। इसके बाद आ सोलेनॉइड ऑफ 1200 टन इज वाउड यूनिफॉर्मली इन अ सिंगल लेयर ऑन अ ग्लास ट्यूब 2 मीटर लॉन्ग एंड 0.2 मीटर इन डायमीटर। तो ये सोलेनॉइड में आपको बताना है, तो यार सोलेनॉइड तो यार हमने बहुत बार आज निकाल लिया। तो H जो है हमारा क्या हो जाएगा Ni। H हमारा क्या होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी मेरा होता है Ni। नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालूंगा, मेरे पास 1200 टन है, 2 मीटर लंबा है, तो यहाँ पर मेरा 600 मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो Ni तो ये 1200 हमारा हो जाएगा। इसके बाद फोटो डायोड आर यूज इन फॉरवर्ड डायस, गलत बात है, फोटो डायोड को रिवर्स में यूज करते हैं। फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड द अप्लाइड वोल्टेज द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन रिवर्स बायस। सही बात है, आपका फॉरवर्ड का करंट ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है R1, तो यहाँ पर R/R का रेशियो 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको हम हटा सकते हैं। किसको हटा सकते हैं, बीच वाले को हटा सकते हैं। तो ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, तीनों आपके पैरेलल में हो गए कितने 2R/3, और ये R और 2R/3 आपके क्या हो गए सीरीज में, तो 2R/3 प्लस 2R यानी कि कितना 8R/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ न्यूक्लियाई एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पार्टिकल्स, तब आपको वेलोसिटी का आपको 200 रेशियो बताना है। तो एक बड़ा सा था ना, उसने एक छोटे वाले 2 मेरे को यहाँ पर दे दिए, इतना छोटा भी नहीं बनेगा, एक बड़ा सा था उसने मेरे को यहाँ पर 2 छोटे से मेरे को दे दिए। 1:2 का मेरे पास दोस्तों रेशियो है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व करना है, और m1v1 मेरा m2v2 के बराबर होगा। तो फिर दोस्तों अगर m1/m2 मेरा 1/2 है, तो v2/v1 क्या हो जाएगा 2/1 यहाँ पर मेरा हो जाएगा। v1/v2 मेरा कितना हो जाएगा 2/1 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद फॉर अ वायर और ओरिजिनल आपका 50 ओम था, इनिशियल टेम्परेचर आपका 27 था, फिर जब 62 हो गया, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी थर्मल वाला आपके पास इतना है तब टेम्परेचर बताना है। तो फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा, R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी मेरा दोस्तों यहाँ से 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियल मेरा 27 था, तो फिर 37 माइनस 27 आपका 10 होगा, तो आपका 37 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपका, तो ये मेरे को दिया हुआ है, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर अ यूनिफॉर्म रीजन, आपको रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बताना है। तो ये होता है दोस्तों mv/qb, या फिर √2m/ke/qb पूरा लिख देते हैं, या फिर √2mq इंटू ΔV/qb। ठीक है जी, तो यहाँ पर √2mq ΔV हमने किया था, ΔV को तो दोस्तों मैं ED लिख सकता हूँ अपॉन QB। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें जो है आपको दोस्तों बिल्कुल रट के जानी है, मतलब याद करके जानी, समझ के जानी है। तो अब दोस्तों रेडियस प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का मेरे को बताना है। तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो √2m/qb, तो Rp/RD अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है √ मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ ड्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई 1 होता है, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है 2 होता है, तो इसका √1/√2 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और आप 2024 से लेकर 2019 के आपके क्लास 11 फिजिक्स के भी देख सकते हैं। इस वीडियो से दोस्तों आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट में मिल सकते हैं, इससे बाहर तो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि यहाँ पर जो बातें हैं उसको दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, d/d दोस्तों पढ़ के जाएगा, और यहाँ पर जो आपकी डिफ्रैक्शन वाला होता है ND/d, और दोस्तों अब आपकी जो ब्राइट फ्रिंज होती है, ब्राइट फ्रिंज वाले हमको अभी क्वेश्चन मिले नहीं, ब्राइट फ्रिंज क्या होती है N/d ND/d होता है, और जो आपकी दूसरी वाली होती है 2n-1 d/d होती है आपकी डार्क फ्रिंज। तो ये भी दोस्तों आप ये फॉर्मूले भी करके जाइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और सारी केमिस्ट्री का दोस्तों आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, आपको रिपीट होते हुए क्वेश्चन दिखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।